नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या वक्फ के नाम पर इस देश में ऐसी अंधेरगर्दी चल रही है कि किसी भी जमीन, चाहे किसी की भी हो, कहीं पर भी हो, उसे बिना सबूत, बिना दस्तावेज के वक्फ का बता दिया जा रहा है? देश की संसद, देश का राष्ट्रपति भवन, दिल्ली का हवाई अड्डा और उसके बाद अब तो कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान को वक्फ का बता दिया। और यह नया दावा किया है ओवैसी की पार्टी के नेता इमरान सोलंकी ने। इमरान सोलंकी का दावा है कि ईडन गार्डन मैदान वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। अब सवाल है, वक्फ संशोधन बिल आने से वक्फ की माफियागिरी खत्म हो जाएगी? ऐसे खोखले दावे खत्म हो जाएंगे? क्या यही वजह है? क्या यही वजह है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है? और क्या यही वजह है कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर देश में शाहीन बाग दोहराने की बात हो रही है? इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। इस कहावत की सबसे ताजा मिसाल अब कोलकाता से देखने को मिली। कोलकाता में वक्फ की जमीन के नाम पर सबूत के दावा किया जा रहा है कि देश का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स वक्फ का है। ये दावा किया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। ओवैसी की पार्टी के नेता इमरान सोलंकी ने दावा किया है कि कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम वक्फ की जमीन पर बना है। सोलंकी ने दावा किया कि राज्य सरकार ईडन गार्डन्स का किराया देती है। डेटा सामने 8000 जो स्टेट है वो इंक्रोच हो चुका ऑलरेडी। बंगाल, हम जहां खड़े हैं, फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में, वक्फ स्टेट में आता है। तो यहाँ का जो रेंट है ना मंथली, वो 169 रुपीज शायद है। 105 प्रॉपर्टी हमारी पार्कशीट में है। जो वक्फ का लॉ है, आप 6 मंथ से अपने पास रख नहीं सकते हैं। आपको वक्फ मुस्लिम मुतौली में देना पड़ेगा आपको। वो सालों साल से पड़ी हुई है। तो ये बोलने वाला कोई नहीं है। अब हम बोलेंगे, आप देखिएगा काम भी होगा। हम ये नहीं बोल रहे, वो हम ले लेंगे। ये सारी 2595, हाँ, ये 2595 जो एकड़ जमीन है ना, वो पूरी वक्फ की है। इस तरफ की ये पूरी वक्फ प्रॉपर्टी में आती थी पहले। यहाँ पर बंगाल में ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, वो सारे के सारे उनकी बात मान के चलते हैं। जिस तरह अगर अभी बंगाल में सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट बंगाल में हुआ वक्फ का, सबसे ज्यादा स्टेट सेकंड दूसरी स्टेट जो है वो बंगाल है वक्फ बोर्ड में। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज यहाँ पर जितना इंक्रोचमेंट वो कहीं नहीं हुआ। वो बीजेपी हुकूमत है, वहां भी नहीं हुआ। और बीजेपी तो हम बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी जो अभी बिल लेके आई वक्फ बोर्ड का, बीजेपी के खिलाफ ममता भाई सही से रास्ते में उतर नहीं रही है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि देश की किसी भी जमीन को वक्फ का बता दिया गया हो। इससे पहले देश की संसद भवन को वक्फ का बता दिया, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को भी वक्फ का बताया, दिल्ली के ताज होटल पर भी दावा ठोका, दिल्ली के 6 मंदिरों पर दावा किया, महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर दावा किया, 100 से ज्यादा किसानों पर बेघर होने का खतरा आया, केरल में 100 साल पुराने गांव पर वक्फ ने दावा ठोका, 404 एकड़ जमीन पर दावा किया, 610 परिवारों पर बेघर होने का खतरा आया, महज उनकी 55 बीघा जमीन पर वक्फ की जमीन होने का दावा किया। हाल ही में एमपी के रायसेन में मखनी गांव में हिंदू मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया और उसे कब्रिस्तान की जमीन बताते हुए 7 दिन में जगह खाली करने का आदेश भी जारी किया। उस जमीन पर हिंदू मंदिर बने हुए हैं और आज के नहीं बने। लोगों के मुताबिक कई पुश्तों से यहाँ हिंदू मंदिर मौजूद है। अब सवाल है, क्या इसीलिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है? क्या यही वजह है कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर शाहीन बाग पार्टी 2 करने की धमकी तक दी जा रही है? देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था। तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था। वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पूरा देश वक्फ की जमीन पर बना हुआ है? सवाल यह भी है कि अगर वक्फ की जमीन होने का दावा करते हैं तो फिर दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते? और सबसे बड़ा सवाल है, वक्फ की भू माफियागिरी खत्म होने वाला बिल संसद में पेश होने वाला है। क्या यही वजह है कि छाती पीट पीट कर उस बिल का विरोध हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। रिपोर्ट आप देख चुके हैं, मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। शुभ्र कमल दत्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है दत्ता साहब। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश महतल जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद भाई हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर हैं। यास्मीन फारूकी जी हैं, सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत
बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मतलब ईडन गार्डन वक्फ का, वहां का राजभवन वक्फ का, दिल्ली का हवाई अड्डा वक्फ का, राष्ट्रपति भवन वक्फ का, संसद वक्फ का। मतलब मुझे तो डाउट होता है कि कहीं पर मैं चलता हूं, कहीं पर मैं सोता हूं, कहीं पर गाड़ी चलाता हूं, कहीं वो भी तो वक्फ का नहीं है। ये इस तरह के बयानों का समर्थन करते हैं आप? बयान किसी ने दिया है तो उनसे उनका सबूत भी लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि 9,60,000 एकड़ जमीन है जब जो आप लोगों के जरिए बताई गई है तो वो कहाँ है? उसका ब्यौरा नहीं दे पाई सरकार अभी। या तो ये झूठ बोला गया कि 9,60,000 एकड़ जमीन है, 60,000 एकड़ जमीन है, या तो सरकार उसको समझने में कासिर है। तो मैं ये समझूंगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है उसकी जांच हो जानी चाहिए। उनसे कहा जाए कि भाई आपने दावा किया है तो इसका कहीं ना कहीं आपके पास प्रमाण भी होगा और प्रमाण दें उसका। क्योंकि एकदम ही किसी चीज का दावा कर देना भी मैं समझता हूं ठीक नहीं है। जब वहां पर आपने दावा किया है तो दावा की दलील भी होगी आपके पास। उसकी आप दलील दें ताकि हम लोग भी समझें कि हकीकत क्या है। ये जो चैनलों के जरिए या दूसरी जगहों पर ये जो बातों के बताशे बनाए जाते हैं, कम से कम ना बनाए जाए। सीधे मामला सामने आ जाना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड जहां भी है साहब, चाहे वो कलकत्ता में हो या वो यूपी में हो या भारत सरकार के अंडर कस्टडी में हो, जो भी है वो सरकारों की कस्टडी में है। वो चलता सरकारों की। आपने कहा ना कि जब 9 लाख एकड़ जमीन का दावा करते हैं तो फिर कहाँ है वो? कहीं ना कहीं तो होगी। तो उस पर उत्तर प्रदेश का आया था, उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आया था कि ये तो दावा किया जाता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, लेकिन जब हकीकत में देखा गया तो उसमें से तो ज्यादातर संपत्तियां वो तो सरकार की है। ये तो ऐसे ही दावा कर रहे हैं और उसके दस्तावेज है नहीं। यूपी सरकार, ये तो आप ही लोगों की तरफ से दावा किया जाता है। यूपी सरकार तो साहब कुछ भी कह सकती है। यूपी सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने पदों का, अपने ओहदों का उल्लंघन किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने ओहदों के साथ गैर संवैधानिक तरीके से काम किया है, तो ये कोई और कर भी नहीं सकता। कल देखिए रघुराज सिंह ने क्या कहा था, उन्हें आप सुनाइए। केतकी सिंह एक विधायक है, क्या बोल रही है वो? तो ये वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको मालूम है कि देखिए सीओ ने कितना घटिया बयान दिया साहब, उसकी भी सराहना हुई हमारी मुल्क में। ये सब है। यूपी सरकार की बात मत करिए। 9 लाख। चलिए ठीक है, आपने कहा कि यूपी सरकार की बिल्कुल बात नहीं करिए। मैं एक रिएक्शन जान लेता हूं यास्मीन फारूकी जी का भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सदस्य हैं यास्मीन फारूकी जी। हर जगह दावा ठोक दिया जाता है, ये क्या है? अंधेरगर्दी चल रही है, माफियागिरी चल रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूछा जाता है कि ये भी जगह हमारी है, ये भी जगह हमारी है, हर जगह दावा ठोक दिया जाता है। क्या ये सही है? पहली बात तो मैं आपको ठीक कर दूं, मैं एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं। अच्छा, माफ मेंबर जरूर हूं मैं, लेकिन उनकी प्रवक्ता नहीं है। और उनके बिहाफ पे मैं बोलती भी नहीं। ठीक है, आप उसकी मेंबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर है। दावा ठोका जाता है तो देखिए जी, लेकिन मैं उसके मैं अपनी बात नहीं रखती हूँ क्योंकि वो मुझे अथॉरिटी नहीं है। पहली बात तो जो आपने कहा कि हर जगह दावा ठोक दिया जाता है, तो ये नए दावे नहीं है। इंटरनली ये दावे, अव्वल तो आपको एक बात बता दूं, हाँ बीच में टोक के, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। दूसरा मैं एक बात आपको और बता दूं, 1954 में बाकायदा सर्वे होके वक्फ बोर्ड बना था और पूरा डिटेल सर्वे होके, और वो सर्वे रिपोर्ट सारी देखिए। गांवों में तो अगर आप ये कहो कि इंटरनेट नहीं है या आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन 1954 में गवर्नमेंट ने पूरा सर्वे करके ये निकाल के, नोटिफिकेशन निकाल के कि अगर किसी को यहाँ इन जगहों पे कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, सबको डिटेल डाल के, और फिर वक्फ बोर्ड बना और पूरा ऑफिस बना और पूरी वक्फ की ज़मीन है। अच्छा, वक्फ के बारे में एक तो थोड़ी सी ये बात समझ लीजिए कि वक्फ दान है, जो उन्होंने पर्सनल जमीन को दान किया वक्फ के लिए कि ये अल्लाह के काम आएगा, बेवाओं के काम आएगा, यतीमों के काम आएगा, स्कूलों के, कब्रस्तान, मस्जिद, वो उनकी पर्सनल जमीनें थी
और वो कोई ज़मीन वक्फ मानी भी नहीं जाएगी जो कि खुद की खरीदी हुई नहीं हो, किसी की कब्जे की हो, वो वक्फ मानी भी नहीं जाएगी। और जो लोग दावा कर रहे हैं, देखिए एक बात सुनिए, दावे की तो बात आप छोड़ दीजिए, हर मंदिर पे मस्जिद का दावा है, ऐसा लगता है हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो वो दावे जो कर रहा है वो तो वो एक शायद नहीं फैशन हो गया है। शायद ये चीज भी है यास्मीन जी कि कुछ लोग सबूत दिखा देते हैं, कुछ लोग सबूत दिखा देते हैं, कुछ लोग जांच से तौबा नहीं करते हैं और कुछ लोग जांच होने ही नहीं देते, कुछ लोग सबूत भी नहीं दिखाते। नहीं, छोड़ दीजिए। आज भी बाबरी मस्जिद के लिए रोना रोया ही जा रहा है कि कुछ जस्टिस, हम लोग तो नहीं रो रहे हैं या फिर हिंदू पक्ष नहीं रो रहा है। अब एक बात बहुत क्लियर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए, आपने कहा कि बहुत पुराने वक्त से दावा किया जा रहा है, अगर ईडन गार्डन वक्फ की जमीन पर बना हुआ है तो उसके दस्तावेज दिखाने चाहिए ना? बिल्कुल दिखाएंगे। अगर कोई दावा कर रहा है मेरे भाई, आप एक तो आप एंकर हैं, आपको बायस्ड होके बात नहीं करना चाहिए, आपको मिडिल वाली बात करना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है। हाँ। आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये गलत ही है। देखिए अगर कोई दावा ठोक रहा है, किसी पे कोर्ट में जा रहा है या जबानी भी कह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। नहीं यास्मीन जी, वही तो सुनिए ना यास्मीन जी, मैं यही तो बहुत विनम्रता के साथ पूछ रहा हूँ। देखिए आपने, यास्मीन जी सुनिए ना प्लीज, आपने बायस्ड होने का आपने आरोप लगा दिया, लेकिन मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने पूछा है, अगर किसी ने दावा ठोका है, सही बात कही, सुन तो लीजिए, अगर किसी ने दावा ठोका है तो दावा ठोका है तो उसके सबूत पेश करिए, क्योंकि फैक्ट चेक, देखिए हम लोग फैक्ट चेक करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, दो बातें उठाई, मैं एक बार यहां पर क्लियर कर दूं, प्लीज समझिएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम 1840 के दशक में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के कब्जे में था। स्वतंत्रता के बाद मैदान को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने पूरी भूमि पर कब्जा किया। ठीक है, कब्जा जमा लिया। उसके बाद फोर्ट विलियम्स, जिसकी बात यहां पर की जाती है, उसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में किया था और ब्रिटिश काल के बाद भारत सरकार ने इसे भारतीय सेना के लिए सैन्य अड्डे में बदल दिया। अब कह रहे हैं कि ये भी वक्फ का है। अब बताइए, बात सुनिए। हाँ, मैं ये जवाब दे रही हूं आपको कि अगर कोई ये दावा कर रहा है तो उसके पास सबूत होगा, और अगर उसके पास सबूत नहीं है तो वो गलत माना जाएगा और वो झूठा माना जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा था कि सबूत दिखाते नहीं है, सबूत दिखाते नहीं है, बस मीडिया में आके दावा कर देते हैं, बोल देता है। दत्ता साहब, आप बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, आप बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर बंगाल के फोर्ट विलियम्स और ईडन गार्डन, इनफैक्ट यहां तक कि राजभवन की भी बात की गई कि ये भी वक्फ की जमीन पर, और बाकी दिल्ली में तो क्या क्या वक्फ की जमीन पर बताया गया। आप जरा बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, मैं पूरा आपसे विश्लेषण चाहता हूं कि ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है। हिमांशु जी, नमस्कार सबसे पहले सबको। यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर ईडन गार्डन भी अगर वक्फ बोर्ड का है, राष्ट्रपति भवन भी वक्फ बोर्ड का है, गवर्नर का बांग्लो भी वक्फ बोर्ड का है, सारी चीजें अगर वक्फ बोर्ड का है तो फिर पूरा भारत ही बोल दो ना कि वक्फ बोर्ड का है, सारा भारत ही वक्फ बोर्ड का है। ये बोलने से किसने रोका है? महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि केवल दावा देने से, बिना तथ्यों के आधार पे, बिना प्रमाण के आप कुछ भी कह सकते हो। ये तो एक तरह से मतलब ये हो गया ना कि अंधेरी नगरी और चौपट राजा वाला हिसाब किताब हो गया, जैसे कि सारा भारत ही अंधेरी नगरी है और वहां पे चौपट राजा के हिसाब से सारी चीजें दावा ठोक रहे, बिना आधार के, बिना तथ्यों के आधार पे, बिना सबूत के आधार पे। ऐसे करके अगर मैं चलूं तो इस देश में इस्लाम कब आया है? इस देश में इस्लाम आया है 11वीं सदी, 10वीं सदी से लेके 11वीं सदी के बीच में। उससे पहले सारी जितने सारी जमीनें थी भारत की, वो तो सारे सनातन धर्म की जमीनें थी। तो कल को अगर हम लोग भी ऐसे अंधा होके अगर दावा ठोकते हैं कि नहीं जी, जामा मस्जिद पे भी हमारा अधिकार है, ताजमहल पे भी हमारा अधिकार है, आदीना मस्जिद जो बंगाल पे गौर पे है उस पे भी हमारा अधिकार है, क्योंकि ये तो सारे सनातन धर्म की जमीनें थी, क्योंकि इस्लाम तो बाहर से आया है, इस देश का है नहीं, इस देश का रिलीजन तो नहीं है। इस देश का रिलीजन जो इस देश में जन्म हुआ वो कहीं ना कहीं पे बौद्ध है, आपका जैन धर्म है और सनातन धर्म है। तो बाहर से जो आया हुआ धर्म है वो अगर आके पूरे देश भर में दावा करना शुरू करते तो कहाँ तक जायज है, कहाँ तक जायज है। और उसके ये कह देना कि अगर संशोधन हुआ तो फिर उसको लेके
देश में आग लग जाएगी, शाहीन बाग होगा। ये तो कहीं ना कहीं कुछ कह रहे प्लीज जरा सुनने दीजिए प्लीज। दत्ता साहब एक मिनट रुकिएगा, दत्ता साहब एक मिनट रुकिएगा, कुछ कह रहे हैं अजहरी साहब, प्लीज बोलिए। मैं ये कह रहा था हिमांशु भाई, हजरत आदम भारत में पैदा हुए, अखंड भारत श्रीलंका में पैदा हुए, और हजरत आदम के बाद में तकरीबन उन्हें लगा के तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए हैं। उनकी उम्रों को जोड़ लीजिए, ज्यादा नहीं, 100 साल 50 साल के हिसाब से जोड़िए, कितने साल पुराना इस्लाम मजहब है। आप लोग जो कहते हैं नया आया है, अभी आया है, बाद में आया है, ये बिला वजह की हरकतें हैं, इन्हें छोड़िए। हमारे ही कुरान ने कहा है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं, उसको भी आपसे पूछूं अजहरी साहब, कोट करिए, आपने उसको भी कोट करिए। ठीक है, मैं कोट करूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं अजहरी साहब, आपने कहा जो आपके पैगंबर हैं उन्होंने भारत में जन्म लिया और उसके बाद कई और भी लोग आए जिन्होंने भारत में जन्म लिया, तो बहुत पुराना है। भारत में जन्म लिया ना, अब भारत कितना पुराना है? हमने आप भारत की बुनियाद क्या है? वो आपका अकीदा है भारत कितना पुराना है। मतलब हमारा अकीदा ये है कि हजरत आदम आए, हजरत आदम के बाद 1,24,000 भारत भी नहीं है, पूरी दुनिया में आए वो लोग, समझे आप? नहीं, पूरी दुनिया में आए, पूरी दुनिया में। अच्छा, तो हमारा तो मतलब मैं ये क्या कह सकता, सुनिए ना सर अजहरी साहब, तो क्या ऐसा है अजहरी साहब, सुनिए ना, आपने कहा उसके बाद पूरी दुनिया में आए, प्लीज सब लोग मेरी बात सुनिए, मेरे को एक बात करनी है, फिर मेहमानों के पास जाना है। आपने कहा उसके बाद पूरी दुनिया में आए, तो क्या ऐसा है कि वक्फ की तरफ से एक चिट्ठी लिखनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो भी वक्फ का है? हमारा अकीदा ये है कि ट्रंप भी आदम की औलाद है। आदम सबके बाप है। अच्छा, हमारा अकीदा ये है। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी से चलिए, ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपका कमेंट। आता हूं दत्ता साहब प्लीज, फाजिल भाई भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। पहले तो हिमांशु जी, आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम और होली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। हाँ। और देखिए कि मैं तो हैरान हूं सुनकर हाफिज नूर अजहरी साहब का जो वक्तव्य है कि हम तो लाखों साल पुराना जो है वो धर्म है। भैया, आप कुरान से अलग हटके बात कर रहे हैं। कुरान की एक आयत का मुझे उल्लेख कर दीजिए यहाँ पर, जहां पर कि ये लिखा हुआ है, एक आयत का उल्लेख कर दीजिए। और जो हमारे पैगंबर साहब थे, आपके और हमारे, मैं भी सम्मान करता हूं हर एक धर्म का सम्मान, पैगंबर साहब से पहले के किसी पैगंबर का नाम बता दीजिए जो कि आए थे। ठीक है, अब रहने दीजिए ये सब बातें जो है ना, ये आपके बारे में। वक्त पर आइए वापस। अब दूसरी चीज अभी जो हमारी बहन जो थी यास्मीन जी, उन्होंने कहा, देखिए कहते हैं ना कि मन की बात जो है मोटो पे आ जाती है। आप अगर इनकी बाइट को दोबारा चलाएंगे तो इन्होंने ये कहा था कि आप तो हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढते हैं। तो भैया ये तो सच बात है कि हर मंदिर जो है, हर मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है। भारत के अंदर 40,000 से ज्यादा मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर मुस्लिम आक्रांता मुगलों ने इस देश के अंदर मस्जिदें तामीर कराई। क्या कारण रहा हिमांशु भाई कि हमारे जितने भी श्रद्धेय देवालय थे, चाहे काशी ले लीजिए, चाहे मथुरा ले लीजिए, चाहे अयोध्या ले लीजिए, उसके अलावा आप मध्य प्रदेश में भोजशाला ले लीजिए, उसके बिल्कुल पास में ही मस्जिद बनी हुई है। उसके बिल्कुल पास मस्जिद बना के ये बैठ गए। नहीं, ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मुद्दा वक्फ का है। तलवार के जोर पे इन्होंने मस्जिदें बनाई। अब रहेगा ये बात मुद्दा वक्फ का। तो मैं इनसे पूछता हूं, इन्होंने 1954 के एक्ट का हवाला दिया। मैं बहुत विनम्रता से इनसे पूछता हूं, जरा मुझे आप इतना बता दीजिए कि आप सरकारी आदेश की तो बात कर रहे हैं ना, कि सरकार ने एक एक्ट बनाया और सरकार ही हमें ताकत देती है, तो वही काम अब देश की संसद करने जा रही है। अच्छा ठीक है, फाजिल अहमद भाई प्लीज, फाजिल अहमद भाई, परेशानी थी तो ठीक कर, फाजिल अहमद साहब परेशानी क्या है आपको? अच्छा, एक फाजिल अहमद भाई ये बात बताइए, ये बात कही जा रही है कि इतना सब कुछ दावा किया जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि वक्फ बिल की बात की जा रही है, पहले से विरोध जताया जा रहा है। देखिए हिमांशु भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ को कोई समझ ही नहीं रहा है। देखिए ईडन गार्डन वक्फ की जमीन में है तो क्या हो गया, वो वक्फ है तो जनता के काम आ रहा है ना, उस पर वक्फ ये थोड़े कर रहा है कि हमको दे दो हम अपना घर बना लें।
और उन्होंने ये भी कहा, जो नेताजी का आपने दिखाया कि वो 159 रुपया किराया भी दे रहे हैं। तो सारी जगह वक्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके पास है, सभी लोग उसका किराया जमा करते हैं। बहुत सी प्रॉपर्टी हिंदू के पास है, लोग पर्सनल घर बना के रह रहे हैं, उसमें उसका किराया जमा करते हैं। ऐसा नहीं है, वो जो भी प्रॉपर्टी का क्लेम हो रहा है तो वो तो जनता के काम आ ही रहा है ना। अरे जनता के काम आ रहा है, लेकिन मालिकाना हक की बात हो रही है सर। फाजिल भाई, मालिकाना हक की बात हो रही है। नहीं दिखाओगे फाजिल अहमद? एक मिनट रुकिए, मालिकाना हक की बात हो रही है। नहीं, मालिकाना हक तो वक्फ में मिल ही नहीं सकता किसी को। वो वक्फ की ही मालिक रहेगी। अच्छा, वो किसी भी मालिकाना हक की बात कभी वक्फ के एक्ट में है ही नहीं। वो तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसका मालिक अल्लाह है, और अल्लाह तो आके लेगा नहीं नीचे। आप समझिए, वक्फ का सिस्टम यही है कि तो वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम है, कोई मालिकाना हक हो ही नहीं सकता, कोई मांग ही नहीं सकता उसको। आप उसको किराए पे ले सकते हैं, सुन लीजिए, किराए पे ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल 2, 4, 5 साल के लिए कर सकते हैं। अरे तो मतलब चलिए ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ फाजिल भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह अपना दावा ठोक दिया जाए, राष्ट्रपति भवन से लेकर दिल्ली के हवाई अड्डे से लेकर हर जगह दावा ठोक दिया जाए कि ये वक्फ का है। सर, दावा तो राजनीतिक नेतागिरी का आइटम है, ये सुन लीजिए। ये टोटली डिबेट भी नेतागिरी का आइटम है और दावा भी नेतागिरी का आइटम है। इसको सीरियस नहीं ले सकते। अरे चाहे वो वक्फ का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, काम तो देश की जनता के आ रहा है ना। देश का जनता उसको फायदा उठा रहा है, हर कोई फायदा उठा रहा है उससे। उसमें दिक्कत क्या है? अगर वक्फ का भी है तो पब्लिक ईडन गार्डन में मैच हो रहा है ना। अरे तो वक्फ का है क्यों, मतलब हर जगह आप ये बोल देंगे ठीक है वक्फ का है तो कोई बात नहीं। अब ये बोल देंगे कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी है वो उसके नाम पे, लेकिन चला तो वो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नियम कायदे कानून कुछ तो होते हैं सर। यास्मीन जी कुछ कहना चाह रही है, प्लीज यास्मीन जी प्लीज बोलिए। बस हमारा तो पूरा होने दीजिए। अच्छा बोल दीजिए। कोई कब्रिस्तान अगर वक्फ का नहीं भी है तो भी तो वहाँ पे दफन होने देंगे कि नहीं होने देंगे? अरे तो उसमें वक्फ का नाम क्यों, वक्फ की नहीं, हर जगह वक्फ का नाम क्यों डालना है? लोग दफन हो रहे हैं तो दफन होने देंगे कि नहीं होने देंगे? उसमें क्या दिक्कत है? नंबर एक बात, दत्ता साहब ने एक बात कही, जरा उसका हम जवाब देना चाहते हैं। ये देश तो सम्राट अशोक का है, तथागत बुद्ध का है, तो पूरा अशोक तो अफगानिस्तान से लेके पुर्तगाल तक के राजा थे। ये कैसे कह रहे हैं कि हमारा देश है ये और बौद्ध गया हिमांशु भाई बुद्ध का मंदिर है। पूरी दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हैं और पूरी दुनिया के लिए बौद्ध गया में आते हैं। अब बौद्ध गया पर कब्जा ब्राह्मणों का है, मैंने बौद्ध का मंदिर अब कब्जा करके बैठा है ब्राह्मण, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप प्लीज जवाब दीजिए दत्ता साहब, फिर बाकी दोबारा जाता हूँ यास्मीन जी के बाद। दत्ता जी जवाब, दत्ता जी। हाँ देखिए, जहाँ बात आती है बौद्ध धर्म या फिर आपके जैन धर्म की जहाँ बात आती है, हम लोग भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है बौद्ध धर्म से, ना ही हमें जैन धर्म से कोई आपत्ति है। हम लोग जैन धर्म के तमाम सिद्धांत हैं, वो सब के सबको हम लोग सनातन का एक हिस्सा मानते हैं, हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर देखिए हम लोग, देखिए दत्ता जी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत भाईचारा है, हम तो सब लोगों को एक मानते ही हैं। पे भी ठोक दीजिए ना दावा, वहाँ क्यों नहीं ठोकता है सऊदी अरेबिया पे दावा, ईरान पे क्यों नहीं ठोकता है? क्योंकि सबसे पुराना पैगंबर, अगर मैं सुनूं कि दुनिया का सबसे पुराना पैगंबर तो इस्लाम धर्म से है, श्रीलंका में पैदा हुए थे, तो फिर आप सारे दुनिया पे दावा ठोकिए, अफ्रीका पे दावा ठोकिए, पाकिस्तान पे दावा ठोकिए, अफगानिस्तान पे दावा ठोकिए, ईरान पे दावा ठोकिए। अरे तो उन्होंने बोल तो दिया कि ट्रम्प भी पूरे दुनिया पे दावा ठोक दीजिए, पूरे ब्रह्मांड पे दावा ठोक दीजिएगा, मंगल ग्रह पे दावा ठोकिए, उसमें दावा ग्रह पे दावा ठोकिए, कुदरती है, मंगल पे दावा ठोक दीजिए, दुनिया की बृहस्पति ग्रह पे दावा ठोक दीजिए। सारे ब्रह्मांड को क्यों छोड़ दिए? दुनिया में मुसलमान सारे ब्रह्मांड पे भी दावा ठोकिए ना फिर। नहीं छोड़िए। अच्छा एक मिनट सुनिए, अब आप सब लोग बोल रहे हैं, देखिए यास्मीन जी शांत हैं, यास्मीन जी बिल्कुल शांत है, यास्मीन जी इंतजार कर रही है अपनी बारी का। आप लोग इतना बोल देते हैं कि यास्मीन जी बोल नहीं पा रही हैं, तो यास्मीन जी प्लीज बताइएगा, क्या ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए ये सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बयान सामने आया था जिसमें कहा था शाहीन बाग दोहराने की बात कही गई थी। तो ये क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आपका नजरिया सदस्य होने के नाते?
देखिए, मैं पहले तो उनका जवाब दे दूं, मेरे से गलती से हो सकता है निकल गया होगा मुंह से। मेरा कहने का मतलब है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। दूसरा जवाब उन्हें ये दे दूं मैं कि सारे बौद्ध मठ जो थे उनके ऊपर मंदिर बनाए गए हैं, क्या वो इस बात को नकार देंगे? तीसरी बात, अब जो वक्फ की आ रही है हर जगह दुनिया के हर कोने में, अमेरिका की आप बात कर लो, चाहे लंदन की बात कर लो, हर जगह अगर मस्जिदें बनी हुई हैं उनको वक्फ ही माना जाता है। मैं लंदन गई थी, वहां पे भोपाल की बेगम ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक मस्जिद बनाई हुई थी, आज भी वो सेफ है, किसी को कोई शौक नहीं है। एक उन्होंने ये सवाल किया गया कि 54 में भी सरकार ने बात की थी और सरकार ही अब कर रही है, तो सरकार की नीयत का फितूर है और हर जगह कोई वक्फ नहीं मानी जाएगी। जो जगह वक्फ के पेपर्स हैं, जिन पे दावे हैं, वही माने जाएंगे। आप अगर वो घटाना, देखिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं बोलती नहीं बीच में। नहीं, आप बीच में नहीं बोलती, लेकिन एक सवाल आता है यास्मीन जी, अगर जैसे आपने कहा ना कि जिसकी जो जमीन है वही मानी जाएगी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी जमीन है, आपके पास उसके वैध दस्तावेज हैं, लेकिन अगर मैंने वहां पर दावा किया कि नहीं ये तो मेरी जमीन है, तो उसमें कागज तो देखे जाएंगे ना, दस्तावेज देखे जाएंगे। कोर्ट है ना। हाँ, बिल्कुल देखे जाएंगे। ये किसने कहा? देखिए, उन्होंने अगर कहा, देखिए यहाँ पे बोलने की मैंने पहले भी कहा, आजादी है सबको। जो चाहता है ताजमहल को मंदिर बना देता है, जो चाहता है दरगाह को मंदिर बना देता है, जो चाहता है ईडन गार्डन को वक्फ बना देता है, तो यहाँ बोलने की आजादी है। देखिए, तो किसी की कोई भी नाराज जो बात आएगी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बातें कर रही हैं। तो क्या आपका ये मानना है कि ऐसे दावे करने से पहले या तो तथ्य और दस्तावेज ले आए, या फिर इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए? तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ बोलने की आजादी है, हर आदमी जो दिल चाहता है वो बोल रहा है। लेकिन ऐसी बोलने की आजादी कभी कभी हानिकारक हो जाती है। ऐसी बोलने की आजादी हानिकारक हो जाती है। बोलने की आजादी और बोलने की आजादी का दुरुपयोग करना। आप एंकर हैं, आप बोलिए कि सबके लिए हानिकारक है। बिल्कुल, सबके लिए। मैंने और क्या कहा? सबको सोचना। मैंने कहा बोलने की आजादी ठीक है, लेकिन बोलने की आजादी का अगर दुरुपयोग किया गया तो ये बेहद भीषण परिणाम लेकर आता है। अजहरी साहब, आपको मेरी बात, ऐसे लोगों की जुबान पर लगाम कब लगेगी? आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। मैं थोड़ा वक्त सबको देता हूं, आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करी, मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। लगाम लगना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, अजहरी साहब, गालियां दे यास्मीन फारूकी जी ने और बहुत जिम्मेदार शख्सियत है हमारे फाजिल भाई जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। बहुत अच्छा। आप पहले ध्यान दें, उन्होंने कहा देश में बोलने की आजादी है। कोई जा रहा है वो कह रहा है ताजमहल मंदिर है, कोई आ रहा है वो कह रहा है ये चीज वक्फ की संपत्ति है। दूसरी, फाजिल भाई ने एक बात की, उसको भी आप कोट कीजिए कि 159 रुपए महीना वो दे रहे हैं उसका। ये मैंने पहले सुना नहीं था सर। दावा किया है 159 रुपए महीना दे रहे हैं। सुनिए, ना उनके पास स्लिप है, ना उनके पास रसीद है, उन्होंने कहीं सुना दावा कर दिया। ये बगबोर्ड के जिम्मेदारों से पूछा जाए कि उनकी बात सही है या गलत है। आप एक बार बकबोर्ड के जिम्मेदारों से भी इसकी आप जानकारी लीजिए ताकि सही बात सामने आए। मेरा फैक्ट चेक तो हमने करवाया और फैक्ट चेक में ये सारे दावे झूठ निकले हैं। ये बकायदा बताया गया कि जमीन किसके पास, ये सारी चीज थी। उसके बाद इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? यही तो बात है। सरकार के इससे माहौल बिगड़ता है और इससे गलत मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि वक्फ जहां हाथ रख दे वो उसकी जमीन हो जाती है। ये गलत मैसेज आता है। सूर्य प्रकाश जी, आ रहा हूं, दत्ता साहब तुरंत आ रहा हूं। मैं देखिए, यास्मीन फारूकी ने एक शब्द बोला कि सरकार की नीयत पे सवाल है और सरकार की नीयत बदनीयत हो गई। और यदि मैं इन्हीं के शब्दों में समझना चाहूं तो मेरा मानना यह होगा कि जिस समय स्वतंत्रता मिली थी उस समय इस देश का विभाजन जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था, हिंदुओं को काट के पाकिस्तान से फेंका गया था और मुसलमान भैया जाके पाकिस्तान में बन गया था। तो उस समय में सरकार ने तो धोखा दिया एक एक करके बाकी कि भैया इस के अंदर इन मुसलमानों को रहने दिया जाए और ऐसा एक्ट बना दिया कि जहां भी जाएंगे वहां पे कब्जा कर लेंगे। तो मैं ये कहूँ कि नहीं, गलत बात नहीं, सिर्फ वक्त पर उसने हिंदुओं को जो लूट लिया तो ये भी सही होगा। और दूसरी चीज पर रही है, मैं इनको बताना चाहता हूँ यास्मीन फारूकी को, एक सेकंड और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अब्दुल पंचर वाला टीएलएफ माल के सामने बैठकर कह देता है कि मेरे तो बाप दादा की जमीन दी है और ये मैंने वक्फ कर दी, तो क्या वो वक्फ हो जाएगी क्या? इस प्रकार के नोटिस आप लोग देते हैं और इस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर
आपको सरकार ने अवैध शक्तियां दी है, इसलिए आप देश के अंदर हर मंजिल पे हर आपको ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। चले जा रहे हैं। अपना इसी का इलाज है कि वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी है आप वक्फ कीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वक्फ कर देंगे। ये यहाँ बैठकर यदि वक्फ एक्ट की वाहवाही करेंगे तो मेरा प्रश्न है, मेरी प्रॉपर्टी। फाजिल भाई अच्छा एक मिनट मैं देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं ना ही पार्टीशन से पहले जाऊंगा, मैं मुद्दे की बात करूंगा। फाजिल भाई, अगर कोई दस्तावेज है, कोई सबूत है, उसके बाद अगर आप ये दावा कर रहे हैं आप कोर्ट में करिए तो अच्छा लगता है, लेकिन आप बेवजह कहीं किसी मंच पर ये बोल दे कि ये हमारा है वो हमारा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे माहौल खराब होता है। इतना मानेंगे आप, जैसा AIMIM की तरफ से किया गया? हिमांशु भाई, आप ही के साथ डिबेट हो रही थी कुंभ मेले में, कुंभ मेले के टाइम में, तब मैंने कहा था कि वक्फ बोर्ड पे दावा करने का अधिकार सिर्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या वक्फ बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड में या तो कोई मेंबर हो या चेयरमैन हो, इसके अलावा आम आदमी के पास ना तो उसका कोई कागज है, ना दस्तावेज है, ना अधिकार है। वो केवल वक्फ बोर्ड को सूचना दे सकता है। हम अगर कोई जमीन जानते हैं कि ये जमीन, देखिए जो जमीनें नावल मौलाना, ये मौलाना जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये बड़े बड़े नेता मुसलमानों के जो रहनुमा बोलते हैं वो तो करते हैं। सुनिए, अगर कोई बिना पुत्र के है और अगर मर जाए, उसकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, तो मुसलमान की वो संपत्ति भी वक्फ को अपने आप चली जाती है। और अगर वक्फ को जानकारी नहीं है तो कोई सूचना वक्फ को दे सकता है। अगर कोई बिना बच्चों का कोई बाप मर गया, उसकी संपत्ति भी वक्फ को चली जाती है। दत्ता साहब, उसका मालिक वक्फ हो जाता है। कस्टोडियन है वक्फ, वक्फ भी मालिक नहीं है, कस्टोडियन सरकार है। वक्फ सरकारी संस्था है। दत्ता साहब एक बात बताइएगा, बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल आ जाएगा तो वक्फ की माफियागिरी, अंधेरगर्दी, ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि अंधेरगर्दी यहां पर कहा जा रहा है, वो खत्म हो जाएगी। आपका ये मानना है या फिर कुछ बदलाव? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना है। मैं समझता हूं कि आप समय आ गया कि वक्फ संशोधन बिल तत्काल संसद में लाके इसको पारित किया जाए। मैं सुन रहा था यास्मीन बहन को, वो कह रही थी कि बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ही मैं आ जाता हूँ। हिमांशु भाई, कल को अगर मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे या फिर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर 140 करोड़ जो देश के नागरिक हैं उन सब के रसोई घर पे दावा ठोक देंगे, उनके बेडरूम ये तो गलत हो जाएगा। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा ना, सोच समझ के तोल मोल के बोलूंगा, और यही बात बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप सभी लोगों को रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों ने करी, तर्कों के